1533 का साल था। दुनिया की जियोपॉलिटिकल शतरंज पर एक ही शख्स का दबदबा था, चार्ल्स फिफ्थ। होली रोमन एम्परर और स्पेन के बादशाह की हैसियत से उसकी सल्तनत नई दरियाफ्तशुदा अमेरिकास से लेकर यूरोप के वसी फैलाव और इटली के साहिलों तक फैली हुई थी। चार्ल्स फिफ्थ सिर्फ एक लालच में सोना जमा करने वाला बादशाह नहीं था, वो एक ऐसा हुक्मरान था जो एक अजीम लेकिन कमजोर सल्तनत को बचाने के लिए कई महाजों पर जंग लड़ रहा था। उसका सच में ये मानना था कि वो मगरिबी ईसाइयत यानी वेस्टर्न क्रिसेंडम की तलवार है, जिस पर फैलती हुई इस्लामी दुनिया के खिलाफ एक मुकद्दस सलीबी जंग होली क्रूसेड शुरू करने और मेडिटेरेनियन के अहम और अमीर बहरी तिजारती रास्तों को महफूज करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन जैसा कि मशहूर हिस्टोरियन जॉन जूलियस नॉर्विच अपनी अजीम तारीख द मिडिल सी में तफसील से बताते हैं, चार्ल्स फिफ्थ एक ऐसी ताकत से टकराने वाला था जो उसके बराबर की हैसियत रखती थी। सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट यानी सुलेमान अल कानूनी की क़यादत में ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया की। सुलेमान जानते थे कि मेडिटेरेनियन पर हैब्सबर्ग्स की गिरफ्त तोड़ने के लिए उन्हें सिर्फ ज़मीनी फ़ौजों की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें समंदर के एक आका सॉवरन ऑफ द सी की ज़रूरत थी। उन्होंने लाल दाढ़ी रेड बियर्ड को बुलवाया। एल्जियर्स के अपने मजबूत किले को छोड़कर बारबारोसा पाशा ने इस्तंबुल के गोल्डन हॉर्न में अपने जहाज उतारे। नॉर्थ अफ्रीका के उनके बेहतरीन दिफा से मुतासिर होकर सुल्तान सुलेमान ने बारबारोसा को रस्मी तौर पर कपुदान पाशा पूरी ऑटोमन इंपीरियल नेवी का ग्रैंड एडमिरल मुकर्रर कर दिया। बारबारोसा ने फौरन ऑटोमन नेवल मशीन में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। 1533 की सर्दियों में उसने इस्तंबुल के इंपीरियल शिपयार्ड्स का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। एक हैरानकुन मशीनी रफ्तार से काम करते हुए उसके इंजीनियर्स ने पतली और भारी हथियारों से लैस गैलीज की एक अजीम नई फ्लीट तैयार की। बारबारोसा ने एक ऐसी नेवल स्ट्राइक फोर्स बनाई जो बिजली की तरह तेज और एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी गुरिल्ला जंग के लिए डिजाइन की गई थी। जब 1534 में बहार का सेलिंग सीजन आया तो बारबारोसा ने इस जंग को सीधा हैब्सबर्ग एम्पायर के साहिलों तक ले गया। उसकी हिकमत अमली बेहतरीन और गहरे नफ्सियाती यानी साइकोलॉजिकल असर वाली थी। जैसा कि नेवल बायोग्राफर अर्नले ब्रैडफोर्ड अपनी किताब द सल्तान्स एडमिरल में समझाते हैं, बारबारोसा समझ चुका था कि हैब्सबर्ग एम्पायर का बड़ा इन्हिसार उसके इटालियन इलाकों की ज़राअत यानी एग्रीकल्चरल आउटपुट और दौलत पर था। बारबारोसा ने हैब्सबर्ग एम्पायर के सबसे कमजोर हिस्से को निशाना बनाया, सिसिली और नेपल्स के साहिल। समंदर के उफक से एक अचानक तूफान की तरह नमूदार होते हुए बारबारोसा की फ्लीट ने एक खौफनाक मुहिम शुरू की। उसने कैंपेनिया और कैलेब्रिया के साहिलों को तबाह कर दिया, स्पेनिश साहिली किलों को बेअसर किया, अहम सप्लाईज पर कब्जा किया और इटली में हैब्सबर्ग की मईशत को मफलूज यानी पैरालाइज कर दिया। ऑटोमन गैलियोट्स इतने तेज थे कि जब तक भारी स्पेनिश इंपीरियल फ्लीट्स अपने पानियों की हिफाजत के लिए पहुंचती, बारबारोसा पहले ही वहां से गायब हो चुका होता था। इस चीज ने चार्ल्स फिफ्थ को शदीद जलील किया। एम्परर को एहसास हुआ कि उसे एक जबरदस्त ताकत के साथ जवाब देना होगा। 1535 की गर्मियों में चार्ल्स फिफ्थ ने एक अजीम पैन यूरोपियन क्रिश्चियन आर्माडा इकट्ठा किया और नॉर्थ अफ्रीका के ट्यूनिस में बारबारोसा के नए फतह किए गए किले पर सीधा हमला किया। एम्परर की फौजों ने शहर पर कब्जा कर लिया। चार्ल्स फिफ्थ ने एक अजीम फतह का जश्न मनाया, सोचते हुए कि उसने बिल आखिर ऑटोमन नेवल खतरे को तोड़ दिया है और लाल दाढ़ी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। वो बुरी तरह गलत था। बारबारोसा ने ट्यूनिस के गिरने का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। उसने एक बेहतरीन टैक्टिकल रिट्रीट की, शहर से बच निकला और बोन बंदरगाह तक सेल किया, जहां उसने खुफिया तौर पर गैलीज की एक रिजर्व फ्लीट छपा रखी थी। जब चार्ल्स फिफ्थ ट्यूनिस के खंडहरों में जश्न मना रहा था, बारबारोसा ने बहरी तारीख के एक सबसे निडर जवाबी हमलों में से एक किया। उसने अपनी रिजर्व फ्लीट को लेकर दुश्मन के पानियों में गहराई तक चला गया और बेलियारिक आइलैंड्स को निशाना बनाया, खास तौर पर मिनोरका जजीरे के अहम पोर्ट माहोन को, जो स्पेनिश मेनलैंड के खतरनाक दर्जे तक करीब था। रॉजर क्रॉली की एम्पायर्स ऑफ द सी में दर्ज टैक्टिकल धोखेबाजी के एक अजीम वाक़ये में बारबारोसा ने कब्जा किए गए स्पेनिश और पोर्चुगीज झंडे लहराकर माहोन के करीब पहुंचा। किले के कमांडर्स, जिन्होंने ये समझा कि ये चार्ल्स फिफ्थ की फतेहमंद फ्लीट है जो ट्यूनिस से वापस आ रही है, बंदरगाह के दिफा को खोल दिया और खुशी में सल्यूट में अपनी तोपें चलाईं। उन्हें अपनी इस जानलेवा गलती का एहसास तब हुआ जब ऑटोमन गैलीज बंदरगाह में घुस आईं और उन्होंने अपनी तोपें बरसाना शुरू कर दी। बारबारोसा ने इस अहम जजीरे पर कब्जा कर लिया, भारी तादाद में स्पेनिश आर्टिलरी, दौलत और हजारों कैदियों को जब्त किया और बिना किसी नुकसान के वापस अल्जीयर्स की तरफ निकल गया। चार्ल्स फिफ्थ के लिए ये एक मुकम्मल और मफलूज कर देने वाली जिल्लत थी। उसने ट्यूनिस पर कब्जा करने के लिए पानी की तरफ पैसा बहाया था, सिर्फ इसलिए कि उसी वक्त उसके अपने घरेलू जजीरों को लूट लिया गया था।
बार बार ओसा ने साबित कर दिया कि हैब्सबर्ग्स चाहे कितने ही किले बना लें या उनके आर्माडास कितने ही बड़े क्यों न हो जाएं, लाल दाढ़ी किसी भी वक्त कहीं भी हमला कर सकता था। उसने इस्लामी दुनिया की बहरी फौजों को एक ऐसे हथियार में ढाल दिया था जिसने यूरोप की सबसे अजीम सल्तनत को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो एक आंख खुली रखे समंदर की तरफ देखते हुए सोए।